हेलो दोस्तों, एग्जाम विद मी में आपका स्वागत है। आज आप लोगों की सीटेट की क्लास 5 है। आप लोग को पता है कि मैं इस सेशन में आप लोगों के लिए एक गद्यांश, एक पद्यांश और 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागॉजी यानी कि हिंदी शिक्षा शास्त्र का लेकर आता हूं। चलिए हम लोग टाइम बर्बाद करते हुए टॉपिक पर आएंगे। देखिए, गद्यांश को हम लोग को पढ़ना है और गद्यांश से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर को हल करना है। तो लिखा हुआ है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग जो उसका विकल्प है उसको हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि निकालना है। चलिए पढ़ते हैं। गद्यांश क्या है? जीवन का अर्थ है वृद्धि। वृद्धि अर्थात विस्तार, और विस्तार ही क्या है? प्रेम। मतलब जो हम लोग जीवन जीते हैं उसका जो हमारा मेन मोटिव या मेन उसका शाब्दिक अर्थ होता है वह एक होता है वृद्धि। वृद्धि जानते हैं कि किसी भी चीज का विस्तार, और जब विस्तार होता है तो विस्तार ही क्या कहलाता है? प्रेम। इसलिए प्रेम ही जीवन है। तो यानी कि यहाँ पर प्रेम की जो संज्ञा दी गई है वो किसके अनुसार दी गई है? जीवन के अनुसार, क्योंकि प्रेम को ही इन्होंने क्या बताया है? जीवन बताया हुआ है। फिर लिखा हुआ है, वही जीवन का एकमात्र गति नियामक है और स्वार्थ पड़ता ही मृत्यु है। यानी कि स्वार्थ जो आदमी दिखाता है और प्रेम जो दिखाता है वह उसका जीवन होता है, और जो स्वार्थ दिखाता है वह उसकी क्या होती है? मृत्यु होती है। इहलोक और परलोक में यही बात सत्य है। इहलोक मतलब इसी लोक में, और परलोक मतलब जो दूसरा लोक होता है उसमें यही बात सत्य है कि प्रेम ही जीवन है और मृत्यु ही, स्वार्थ ही मृत्यु है। यदि कोई कहे कि देह के विनाश के बाद और कुछ नहीं रहता है, यदि कोई देह मतलब यानी कि शरीर, यदि कोई कहता है कि शरीर के विनाश के बाद और कुछ नहीं रहता तो उसे यह मानना पड़ेगा कि स्वार्थ पड़ता ही यथार्थ मृत्यु है। यदि कोई हमसे यह बोले कि शरीर के विनाश के बाद कुछ भी नहीं रहता तो यह उसका स्वार्थ के अनुसार जैसे मृत्यु होती है वो उसी के बराबर होता है। आगे लिखा हुआ है, परोपकार ही जीवन है, परोपकार न करना ही मृत्यु है। यदि आप जीवन में उपकार नहीं करेंगे तो आपके लिए वह जीवन जीना कोई स्वार्थ मतलब कोई आपका निष्फल प्रयास होगा। आप लोगों को उपकार करना ही है। यदि आप उपकार नहीं कर रहे तो वो आपके मृत्यु के समान होगा। जितने नर पशु तुम देखते हो, जितने भी आप लोग जो नर पशु यानी कि मानव और पशु वो देखते हो, उनमें 90% मृत है, प्रेत है। यानी कि जो 90% होते हैं वो क्या होते हैं? प्रेत है, यानी कि भूत है। क्योंकि ये बच्चे जिसमें प्रेम नहीं है, क्योंकि जब जिसमें प्रेम नहीं होगा वह जीवन नहीं जी होगा, और जो उपकार नहीं करेगा तो वह भी जो है जीवन जीने के लायक नहीं है। ये युवक सबके सबसे लिए तुम्हारे हृदय में दर्द हो, गरीब हो, मूर्ख हो और पर दलितों के दुख को हृदय से अनुभव करो। मतलब जो भी व्यक्ति गरीब हो, मूर्ख हो और पर दलित हो, यानी कि जो छुआछूत की बात कही गई है कि दुख को हृदय से अनुभव करो। हम लोगों को इन सब चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, उसका निरादर नहीं करना चाहिए। समवेदना से तुम्हारे हृदय की क्रिया रुक जाए, मस्तिष्क चकराने लगे, तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि हम पागल तो नहीं हो गए। यदि तुम इस सब चीज़ों को नहीं मानोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि हम सब लोग पागल हैं। तब जाकर ईश्वर के चरणों में अपने हृदय की व्यथा प्रकट करोगे। जब आप लोग ये सब किसी के देखेंगे नहीं, गरीब को गरीब कहेंगे, मूर्ख कहेंगे और जो छुआछूत की अपना रणनीति अपनाएंगे, तो जो है आप लोग फिर बाद में कुछ समय के बाद ईश्वर के पास अपनी व्यथा प्रकट करोगे कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सब बातें करेंगे तभी उनके पास से शक्ति, सहायता और अदम उत्साह आएगा। फिर ईश्वर के बाद जब ईश्वर से बात करेंगे फिर उन्हें एहसास होगा कि हाँ हम इस जगह गलत थे। उसके बाद वो लोग, उन्हें शक्ति का एहसास होगा, सहायता क्यों की जाती है इसका एहसास होगा, और ये सब करने के लिए उनके अंदर उत्साह की भावना भी आएगी। गत 10 वर्षों से मैं और मेरा मूल मंत्र घोषित करते आया हूँ कि प्रयत्न करते रहो।
मैं 10 वर्षों से या बहुत पहले से यह मूल मंत्र बताता आया हूँ कि आप लोग इस जीवन में प्रयत्न करते रहिए, मतलब कि प्रयास करते रहिए। और अब भी मैं यही कहता हूँ कि अविराम प्रयत्न करते चलो, यानी कि बिना विराम, यानी कि हमें विराम नहीं लेना और अपना काम करते चलना है। जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखता था तब भी मैं कहा करता था, जब हमें हमारे सामने हर चीज़ अंधकार अंधकार, यानी कि उसके आगे हमारी कोई भी जो हम चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमें अंधकार जैसा प्रतीत होता था, तो हम जो यहाँ पर लेखक कहते हैं तब भी मैं बोलता था कि आप प्रयत्न करते रहो। और आज जब थोड़ा थोड़ा उजाला दिख रहा है तब भी मैं कहता हूँ कि प्रयत्न करते जाओ। यानी कि यहाँ पर जीवन को प्रेम की संज्ञा दी गई है, और जो उपकार और स्वार्थ वाला व्यक्ति होता है वो मृत्यु के समान होता है। और जीवन में आप लोगों को प्रयत्न करते ही रहना चाहिए, ये लेखक ने इस गद्यांश में बताया हुआ है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। आपका पहला क्वेश्चन है डॉट डॉट जीवन है और मृत्यु है। मैंने आप लोग को बताया है कि प्रेम ही जीवन है और मृत्यु क्या है, स्वार्थ है। तो आप देखिए आपका ऑप्शन है प्रेम जीवन है और स्वार्थ आपकी स्वार्थ आपका क्या है, मृत्यु है। प्रेम आपका जीवन है और स्वार्थ आपका मृत्यु है। यानी कि आपकी जो स्वार्थ भावना है, यानी स्वार्थ भावना या स्वार्थ परता, आपने देखा होगा ये लिखा हुआ है स्वार्थ परता ही अर्थात मृत्यु है और प्रेम ही जीवन है। तो देखिए इसमें आप लोग को प्रेम और स्वार्थ भी लिखा है और प्रेम और स्वार्थ भावना भी लिखा है। देखिए केवल कितना अंतर है, भावना और परता का अंतर है, बाकी दोनों ऑप्शन सेम है। आप लोग अपने विवेक का यूज करेंगे तो ये आंसर को गलत कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा गया है कि स्वार्थ परता ही यथार्थ मृत्यु है, ना कि केवल स्वार्थ जो है यथार्थ मृत्यु है। इसलिए हम लोग ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है उपकार करना क्या है। देखिए क्वेश्चन में भी कहा है कि प्रयत्न करते रहो, उपकार करना कहीं लिखा हुआ था। उपकार करना का अर्थ होता है कि आप लोग जब किसी को उपकार करेंगे, किसी व्यक्ति को गरीब नहीं कहेंगे, उसकी सहायता करेंगे। जो मूर्ख होगा उसको आप लोग उसकी हंसी नहीं उड़ाएंगे, उसको चीज़ों के बारे में समझाएंगे और छुआछूत की भावना नहीं रखेंगे किसी के प्रति, तो वह आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, श्रेष्ठकर, यानी कि श्रेष्ठ। क्या हो जाएगा, उपकार करना श्रेष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन से व्यक्ति मृत समान है, यानी कि कौन से व्यक्ति मृत यानी कि मृत्यु के समान है। आप लोग को पता है कि जो व्यक्ति पशु की तरह हिंसक है, ये बात कहीं कही नहीं गई। जो पशु के समान विशाल है, यहाँ पर कहीं भी आप लोगों को पशु की बात नहीं कही गई, यानी कि ये दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, तीनों नहीं होंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, जिसमें क्या होगा, प्रेम भाव का अभाव होगा। वह किसके समान होगा, मृत्यु के, क्योंकि इधर लिखा भी हुआ था परोपकार न करना ही मृत्यु है। यानी कि आप किसी की मतलब प्रेम भाव नहीं है आपका किसी के प्रति, तो वही आपके मृत्यु के समान है, यानी कि जिसमें प्रेम भाव का अभाव होता है। नेक्स्ट है, तब भी मैं कहता हूं प्रयत्न करते जाओ। लेखक ने यहाँ से, ये है आपका क्वेश्चन, लेखक ने युवकों को क्या संदेश दिया। लेखक ने जो है युवकों को, मतलब युवक जो होते हैं उनको क्या संदेश दिया कि संवेदनशील बनो, दयालु बनो, सहनशील बनो, गरीबों का उद्धार करो। यहाँ पर लेखक ने हमारी, देखिए गरीबों को उद्धार करो कहीं भी बात नहीं कही, सहनशील बनो, दयालु बनो और संवेदनशील बनो। तो आप देखिए यहाँ भी कहीं भी दयालु की बात नहीं की गई, लेकिन उसने ये कहा है कि जो आप जो है आप प्रयत्न करते रहिए, आप लोग को एक न एक दिन सफलता मिलेगी, यानी कि आप लोग को अपने काम के प्रति संवेदनशील बनना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आएंगे। अनुच्छेद में अंधकार का प्रतीक क्या है।
आप बताइए, अंधकार लिखा हुआ था कि अंधकार ही अंधकार दिखता था, इसका मतलब क्या होता है? अंधकार मतलब इस गद्यांश के, वैसे अंधकार का मतलब होता है कि जहां उजेला ना हो, लेकिन इस गद्यांश के अनुसार हमें बताना, मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि आप लोग को अपने विवेक या अपने दिमाग का यूज नहीं करना, जो गद्यांश में दिया होगा उन्हीं से आप लोगों को आंसर निकालना होता है। तो अंधकार मतलब होता है कठिनाइयाँ, कि आपके जीवन में कितनी भी प्रकार की कठिनाइयाँ आए, आप लगातार प्रयत्न करते रहिए। ये नहीं कि आपको लग रहा है कि ये कठिनाई आ गई तो मैं उस काम को छोड़ दूं, तो फिर वह काम आपका हमेशा के लिए वह छूट जाएगा। इसलिए यहाँ पर लेखक ने अनुच्छेद में अंधकार का प्रतीक कठिनाइयों से किया है। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? आप लोग को पता है कि जीवन में सफलता तभी प्राप्त होगी जब हम निरंतर क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। आप लोग का जो सीटेट का एग्जाम है जब ही क्रॉस होगा या निकलेगा, या जो आपका कट ऑफ होता है वो तभी क्वालिफाई होगा जब आप लोग क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और अलग से भी तैयारी घर में करेंगे। इस चैनल से तो आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं और आप लोगों को सेल्फ स्टडी पर भी ध्यान देना है। तो वही क्वेश्चन लेखक कहता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है? निरंतर हमें क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है, अनुच्छेद में उजाला का प्रतीक क्या है? उजाला मतलब, यहाँ पर उजाला मतलब हमारा प्रकाश नहीं होगा, क्योंकि हमें अनुच्छेद के अनुसार बताना है। वैसे तो उजाला मतलब प्रकाश होता है, लेकिन हमें अनुच्छेद के अनुसार बताना। उजाला मतलब होता है अनुच्छेद के अनुसार आशा। हम लोग किसी को जब काम करते रहते हैं तो हम लोग को क्या होती है? आशा होती है कि यह काम हमारा सफल हो जाएगा। नेक्स्ट है, यश का विलोम शब्द क्या है? मैंने आप लोग को बताया हुआ था कि आप लोग को बेसिक ग्रामर आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए यश है तो यश का आप लोग को विलोम होता है अपयश। ये बेसिक ग्रामर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? यानी कि 4 शब्द हमारे दिए हैं, चारों जो है एक जो है इन चारों में से अलग है, तो आप लोग को बताना है कि वह शब्द कौन सा अलग है। तो पहले में दिया हुआ संगीत, दूसरा दिया भयभीत, तीसरा दिया प्रश्न और चौथा दिया है मृत यानी कि मृत्यु। तो आप देखिए, हम लोग देखते हैं संगीत जब होता है तो हम लोग संगीत को क्या कहते हैं? कि अच्छा संगीत था या फिर बुरा संगीत था। यानी कि यहाँ पर हमें संगीत की क्या बताई गई है? विशेषता। जब हम किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? विशेषण। इसी प्रकार भयभीत, अब भयभीत भी एक हमारा क्या होता है? विशेषण होता है। और मृत भी जो एक होता है हमारा क्या होता है? विशेषण। जबकि प्रश्न जो होता है हमारा एक प्रकार, मतलब इसमें जो है इन तीनों में से अलग होता है। संगीत, भयभीत और मृत हमारे क्या होते हैं? विशेषण के उदाहरण है। विशेषण के उदाहरण है, जबकि प्रश्न हमारा विशेषण का उदाहरण नहीं है। यही हमें अलग छांटना था। हम लोग पैडागॉजी कर लेते हैं, फिर इस गद्यांश पर आएंगे। आप पहले पैडागॉजी को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पैडागॉजी बहुत जरूरी है। गद्यांश पद्यांश तो आप लोग निकाल लेंगे, लेकिन पैडागॉजी आपका आना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग पैडागॉजी क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षक के रूप में, यानी कि आप किसी लैंग्वेज के टीचर हैं, आप मतलब कोई हिंदी पढ़ा रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा है, कोई सोशल साइंस, मतलब कोई भी भाषा है वो आप पढ़ा रहे हैं। भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सर्वाधिक मानते हैं? मतलब कि आप जो भाषा शिक्षक होता है उसके रूप में आप किसे सर्वाधिक मानेंगे? पाठ्य पुस्तक को, भाषा शिक्षक को, भाषा आकलन को, संसाधन सामग्री को? देखिए, पाठ्य पुस्तक जो होता है टीचर के लिए वह एक साधन होता है, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक या कंटेंट आपका कितना भी अच्छा हो, यदि टीचर उसको समझा नहीं पा रहा तो वह आपके लिए उसकी लर्निंग या अधिगम करना मुश्किल है। तो पाठ्य पुस्तक तो आप यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे नहीं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक तो आप लोग कितना भी अच्छा मिल जाए आप लोगों को, यदि आप उसके
टीचिंग लर्निंग नहीं जानते, यानी कि पढ़ाने का आप तरीका नहीं जानते, तो आपके लिए पाठ्य पुस्तक का कोई महत्व नहीं होगा। सी ऑप्शन है भाषा आकलन। भाषा आकलन यहाँ पर एक मूल्यांकन से है, तो हमें मूल्यांकन की बात नहीं कही गई। संसाधन सामग्री मेन हमारा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा भाषा शिक्षण। देखिए महत्वपूर्ण तो ये भी है, लेकिन महत्वपूर्ण की बात कर रहा है कि मतलब इन सब में से आप किसे महत्वपूर्ण मानेंगे। देखिए आप पढ़ाने में पाठ्य पुस्तक का भी यूज करते हैं, भाषा शिक्षण यानी कि टीचिंग स्किल जो होती हैं, लर्निंग स्किल वाले लैंग्वेज स्किल बोलेंगे भाषा शिक्षण को, भाषा आकलन संसाधन सामग्री यानी कि सब चीज़ों का आप उपयोग करते हैं, लेकिन मेन जो आपका महत्वपूर्ण होता है वह किसका होता है, भाषा शिक्षण का। नेक्स्ट है पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब आप लोग जो है कक्षा 1 की पुस्तक मतलब पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग को मालूम है कि जो एक कक्षा 1 में बच्चा होगा वह ज़्यादा होगा 5 साल 4 साल, इन दो एजों में पहली क्लास में बच्चा पहुंच जाता है, यानी 6-20 साल का भी होता है। आपकी जो मतलब जो उम्र होगी वो इस एज में होगी। तो जब हमारी पाठ्य पुस्तक में किस प्रकार की भाषा हो, देखिए साहित्यिक हो तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगी, सहज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सहज होना चाहिए कि मतलब उसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ है कि वह उसको वातावरण के साथ जोड़ कर दिया हो, वह जो वो देखता है और जो उसने परिवार से सीखा है उससे जुड़ा हुआ हो, तो वह हमारी क्या हो, सहज हो। जटिल हो यानी कि गलत, सरल हो, सरल भी हो सकती है लेकिन सरल की अपेक्षा यहाँ पर सहज ऑप्शन ज़्यादा सटीक है, क्योंकि सरल भी होती है लेकिन आपको सरल के अलावा आपको सहज भी होना चाहिए। किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास एवं गतिविधियां बच्चों में क्या मदद करती है। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो हमारा लेसन होता है, जब हम लोग लेसन को पढ़ा लेते हैं उसके बाद आप लोग को एक्सरसाइज दी होती है, तो वही कह रहा है किसी भी पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास एवं गतिविधियां जो होती बच्चों की मदद करती है किस चीज़ में, श्रवण कौशल में, भाषा विस्तार में, पठन कौशल में, लेखन कौशल में। देखिए श्रवण कौशल की कहीं बात नहीं कही गई, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, अभ्यास करना है। तो जब हम अभ्यास करेंगे तो उससे हमें तीनों चीज़ों का क्या होगा, विस्तार होगा, भाषा का विस्तार होगा। क्योंकि जब हम लोग जो सीखे हैं उससे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग ने भाषा का कितना अर्जन किया है, कि जो हमें भाषा बोलने के जो शब्द है उसका हम लोग को क्या होगा, विस्तार होगा। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए कहानी को चयन करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु, मतलब इनमें से जो महत्वपूर्ण है वो तो सब है, लेकिन इनमें सबसे कम महत्वपूर्ण बताना है। कहानी की मतलब पहला बच्चे का अनुभव संसार। देखिए आप बच्चे का अनुभव संसार भी कहानी बताएंगे तो होगा, बच्चों का अनुभव संसार, ये ऑप्शन एक ही है दोनों। पहला है कहानी का कलेवर। कलेवर मतलब होता है कलांश, कि मतलब आपने कोई भी कहानी के पहले उसका सारांश या कलांश बता दिया, फिर उस कहानी को बताएंगे या विस्तार से समझाएंगे। तो आपका कम महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर कहानी की लंबाई और विस्तार, ये आपका सी ऑप्शन था, ये डी ऑप्शन था आपका। समाज सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, इसका तो आप लोग यूज करते ही है। कहानी की लंबाई और विस्तार, हम लोग जब कहानी पढ़ाते तो उसमें हमारी जरूरी नहीं कि कहानी जो है कितने भी समय में खत्म हो, कितने भी समय में कहानी जो है कितने भी समय में खत्म हो, कहानी जो है कितने भी समय में खत्म हो, यह हमारा कोई समय यानी कि यह कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग कहानी को 10 मिनट में बता सकते हैं, कहानी को आप 30 मिनट में बता सकते हैं, बस कहानी ऐसी बताइए कि जिससे बच्चा उसमें रुचि रखता हो। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए कहानियों का चयन करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या होना चाहिए, कहानी की लंबाई व विस्तार। नेक्स्ट है पढ़ने की कुशलता में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे देंगे। पहला है लिपि ज्ञान का, दूसरा तेज गति का, अर्थ का और शब्द ज्ञान का। देखिए पढ़ना, जब आप लोग पढ़ते हैं किसी भी चीज को
तो आप लोग उसमें सर्वाधिक देखिए। लिपि ज्ञान तो बिल्कुल बात है कि आपको होना ही चाहिए, शब्द ज्ञान भी होना चाहिए, तभी आपकी पढ़ने की कुशलता आएगी, तेज गति भी होना चाहिए आपको पढ़ने में। लेकिन उसका महत्वपूर्ण बताना, मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है पढ़ने की कुशलता में हमें अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने आप लोग को बताया वो तो वारी लिखा हुआ है, तो आप लोगों को वारी के समानार्थी शब्द आना चाहिए कि जल होता है। इस तरह के आप लोग को शब्द आना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को स्पर्श बताया हुआ था, परस बताया हुआ था एक जगह कल के गद्यांश में। तो परस मतलब होता है स्पर्श या छूना। तो आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए। तो यानी कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें आप लोगों को उनके अर्थ भी समझ में आना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती है, लेकिन के बाद आपका रिक्त स्थान है, लेकिन डॉट डॉट की सचेत जानकारी नहीं होती। वर्णमाला की, सुनने बोलने की, पढ़ने लिखने की। देखिए, जब बच्चा परिवार में रहता है तो वह परिवार में रहते हुए वर्णमाला तो सीख ही जाता है कि का होता है, खा होता है, गा होता है, इन सब शब्दों को तो वह बोलना और समझना भी सीख जाता है। सुनना बोलना यानी कि सुन और बोल तो रहा ही होगा जब परिवार में मातृभाषा सीख रहा है। पढ़ना लिखना भी जानता होगा, तभी तो का और खा और गा इस वर्णमाला उसको बच्चे को नॉलेज में है। लेकिन व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास अपनी भाषा संपदा तो होती, लेकिन डॉट डॉट की सचेत जानकारी होती, यानी कि उसे हमें व्याकरण के बारे में नॉलेज नहीं होता। जब वह कक्षा में आता है तब उसे संज्ञा के बारे में पता चलता है, सर्वनाम के बारे में पता चलता है, विशेषण के बारे में पता चलता है, और अन्य भी चीजें व्याकरण के माध्यम से पता चलती हैं। नेक्स्ट है, जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वे डॉट डॉट से प्रभावित होते हैं। मतलब जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, पढ़ना और लिखना, तो वह किस बीमारी, मतलब उनको क्या बोलते हैं? अफेजिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और डिसग्राफिया। तो जब बच्चे पठन और लिखने में होता है तो उसके लिए क्या होता है? अफ्रेजिया। क्या होता है? अफ्रेजिया। डिसकैल्कुलिया मतलब होता है कि कैलकुलेशन में, डिसग्राफिया मतलब होता है ग्राफ के संबंध में, जबकि यहाँ पर पठन की बात कही गई है, पढ़ने की, तो क्या हो जाएगा? अफ्रेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है, यानी कि हमें भाषा आकलन का उद्देश्य नहीं है। आप लोग नहीं का शब्द देखिएगा अच्छे से, मतलब इनमें से 3 ऑप्शन सही होंगे और 1 ऑप्शन गलत होगा। तो पहला है बच्चों के सीखने में मदद करना। भाषा आकलन ये बताइए कि भाषा का आप लोग आकलन इसलिए करते हैं जब बच्चे ने क्या सीखा है, तो यानी कि पहला तो सही होगा, बच्चों के सीखने में मदद करना भाषा आकलन। सही बात है कि बच्चा कितना सीख पाया और कितना नहीं सीख पाया और उसको क्या क्या सिखाने की और ज़रूरत है। बच्चों से सीखने के तरीके में बारे में जानना, बिल्कुल बात सही है कि आप लोग बच्चों से पूछेंगे भी कि बच्चा जो है किस प्रकार से उन चीज़ों को सीख पाया है। इसके बाद है बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण करना। गलत बात है, यानी कि बच्चों को आप उन्हें उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण कर देंगे तो बच्चों को मनोबल गिर जाएगा और वह हतोत्साहित हो जाएंगे। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि बच्चों की अपनी गति सीखने का अवसर देना, बिल्कुल बात सही है। जब आप लोग बच्चों को सीखने के लिए गति प्रदान करेंगे कि वो अपने आप एक्टिविटी कर सके, तो ये बात बिल्कुल सही है। आपकी कौन सी बात सही? उद्देश्य नहीं है उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण करना। नेक्स्ट है, बहुभाषी कक्षा की दृष्टि से कौन से क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है? देखिए, बहुभाषी कक्षा मतलब आप लोग को पता होगा कि जहाँ पर मदर टंग के अलावा और अन्य लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो मतलब सबसे अधिक उचित बताना है, उचित तो चारों होंगे, क्योंकि अपनी भाषा के 5 शब्द बोले, बिल्कुल बात सही है। अपनी भाषा के 5 शब्द लिखे, यह भी बात सही है। अपनी भाषा के 10 वाक्य लिखो, यह भी बात सही है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। जब आप लोग अपनी भाषा में बच्चे जो है क्लासरूम में अपनी कहानी सुनाएंगे तो जितने भी बच्चे हैं उन सबको इंटरेस्ट होगा, जिससे हमारा जो लर्निंग है, अधिगम है, जो मतलब सीखने का तरीका है, वो और अधिक प्रभावी होगा। क्योंकि मान लीजिए 5 शब्द बोल लेगा तो ठीक है, बच्चे सुन लेंगे, 5 शब्दों का ज्ञान होगा।
और 5 शब्द लिख देगा कोई बच्चा तो भी 5 शब्दों का ही ज्ञान हो पाएगा। 10 वाक्य भी कोई अपनी भाषा में लिख देगा तो 10 वाक्य ही लोग मतलब जो बाकी बच्चों को ज्ञान हो पाएगा। लेकिन जब वो अपने भाषा में कहानी सुनाएगा तो उसको कहानी से जो परिवेश के साथ जो वातावरण को वह क्या कर लेगा, कनेक्ट कर लेगा, कांटेक्ट कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा उचित क्या हो जाएगा, अपनी भाषा में कहानी सुनाइए। नेक्स्ट है पढ़ना लिखना सीखना तब सरल होता है जब, मतलब आपका पढ़ना लिखना जो होता है सरल तब होता है जब आप लोग का कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी कि कोई उद्देश्य हो। आप लोग को पता है कि मुझे सीटेट निकालना है, तो यह आपका क्या है, उद्देश्य है, तभी तो आप लोग पढ़ लिख रहे हैं। यदि आपका ये उद्देश्य नहीं होता कि मुझे सीटेट निकालना है तो आप लोग कौन पढ़ाई कर रहे होते। तो वही मतलब पढ़ना और लिखना हम लोग पढ़ते हैं और बच्चे जो है लिखते हैं, तो इनके लिए सरल तभी होगा जब उन्हें किसके साथ जोड़ा जाएगा, उद्देश्य के साथ जोड़ा जाएगा, तो वह उसका क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक पक्ष और दूसरा कौन सा। देखिए संरचनात्मक पक्ष, भाषा जब हम लोग सीखते हैं तो दो पक्ष होते हैं, एक होता है संरचनात्मक और एक प्रकारात्मक। आप लोग जैसे जानते होंगे कि जो हमारी वृद्धि होती है तो वह हमारी संरचनात्मक होती है, जबकि विकास जो होता है हमारा प्रकार्यात्मक फंक्शन होता है। मेन डिफरेंस आपको याद करना कि जो हमारी वृद्धि होती है वह संरचनात्मक होती है और जो हमारी विकास होता है वह क्या होता है, प्रकारात्मक। यह भी सीडीपी में क्वेश्चन पूछा गया है। तो वही बताना है कि भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक संरचनात्मक और दूसरा प्रकार्यात्मक। नेक्स्ट भाषाई क्षमताओं के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। आप लोग भाषाई क्षमता यानी कि जो आप लोग 4 कौशल जानते हैं, सुबो पाली, ये जो आपके 4 भाषा कौशल होते हैं इनमें आपको बताना है कि कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषाई क्षमता एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल बात सही है। भाषाई क्षमता एक क्रम से सीखी जाती है, भाषाई क्षमताओं में समझ अंतर नहीं होती, बिल्कुल बात सही कही है। उसने कहा कौन सा उचित नहीं है, यानी कि हमें नहीं निकालना है। तो देखिए एक है कि भाषाई क्षमता, ये दोनों तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाषाई क्षमता एक दूसरे को प्रभावित करती है, तो बात बिल्कुल आप लोग को पता ही है। भाषाई क्षमताओं में समझ अंतर नहीं थी, यह भी आप लोग को पता है। लेकिन मेन कंफ्यूजन हमारा हो रहा है, भाषाई क्षमता एक क्रम से नहीं सीखी जाती और एक कह रहा है कि भाषाई क्षमताएं वो एक क्रम में सीखी जाती है। आप लोग को पता होना चाहिए जो हमारा ये सुबो पाली होता है यह एक क्रम में नहीं सीखी जाती। आप लोग पहले कोई सुनना सीख जाता है, फिर कोई पढ़ना सीख जाता है, फिर पहले कोई बोलना सीख जाता है, बाद में लिखना सीखता है। तो ये जो इनका क्रम होता है सुबो पाली, ये जरूरी नहीं कि इसी क्रम में सीखी जाए, यानी कि भाषाई क्षमताएं जो होती है एक क्रम से नहीं सीखी जाती। आप एक क्रम से सीखी जाती है नहीं बताना, यानी कि एक क्रम से इसमें आप लोग को नहीं बताना कि भाषाई क्षमता जो होती है हमारी एक क्रम से नहीं सीखी जाती, यानी कि बात बिल्कुल सही है। ये बात गलत है आपकी सी नंबर वाली, क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि हमें नहीं बताना, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो भाषाई क्षमताएं होती है कि वह क्या होती हैं, एक क्रम से नहीं सीखी जाती है। तो बात सही है, लेकिन हमें नहीं वाला बताना है ना, यानी कि भाषाई क्षमता जो होती है एक क्रम से सीखी जाती है, बात गलत है। नेक्स्ट है विद्यालय की पाठचर्या सहगामी क्रियाएं ऐसी हो जो बच्चों को अवसर प्रदान करें। मतलब जो हमारी विद्यालय की पाठचर्या होती है, यानी कि जो हमारा जो पढ़ाने का क्रम होता है या तरीका होता है, वह सहगामी क्रियाएं ऐसी हो जिसको मतलब किसका अवसर प्रदान करे, मौखिक अभिव्यक्ति का ये होता ही है, भाषा प्रयोग लिखित अभिव्यक्ति भी होती है, अभिनय भी होता है, एक्टिंग भी होती है, लेकिन मोस्ट जो होती है भाषा प्रयोग। क्योंकि आप जितने जो आपका पाठ्यक्रम होता है, जैसे हिंदी का होता है तो आपको हिंदी में हर चीज़ के बारे में, व्याकरण में आपको देखते होंगे संज्ञा सर्वनाम लिंग जाति मतलब लिंग और बहुवचन एक वचन इन सब का प्रयोग होता है। तो यानी कि हमें जो सहगामी बच्चों को किसके लिए प्रयोग मतलब अवसर प्रदान करती है, तो वह
भाषा प्रयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषाई क्षमताओं के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब कि आप लोगों को भाषाई क्षमता यानी कि जो मैंने आप लोग को 4 बताए हुए थे, सूबो पाली, भाषाई क्षमता इन्हीं को बोलते हैं जो भाषा बोलने में सक्षम हो। सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे देंगे? रेडियो को, टेलीविजन को, परीक्षाएं को। अंतःक्रिया यानी कि जो हम लोग खुद करेंगे, जो बच्चा खुद अंतःक्रिया करेगा उससे भाषाई क्षमता उसको ज़्यादा सीखने को मिलेगी। आप लोग को पता है कि जो हमारे लेव वाइगोस्की रूसी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भाषा को बताया ही हुआ है कि ये भाषा जो होती है हम सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीख सकते हैं। लेव वाइगोस्की का यही कथन है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आज आप लोगों को इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो आपके सीटेट जो आपका 28 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोग हमारे चैनल एग्जाम विद मी के साथ इसी तरह बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।